मैं डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, इस कोविड-19 के समय हमारे संस्था के द्वारा श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान के द्वारा आप लोगों को लाभ के उद्देश्य से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की गई है ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हम आपको बीए फर्स्ट ईयर का आज क्लास पढ़ाऊंगा। उस क्लास के अंतर्गत यदि हम देखें तो बीए फर्स्ट ईयर में हम लोगों का 2 पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में पहला राजनीति विज्ञान, बीए फर्स्ट का प्रथम पेपर है राजनीतिक सिद्धांत। और द्वितीय पेपर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। बच्चों, हम आपको बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत द्वितीय पेपर हम आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। इस पेपर की व्यवस्था और उसके नाम से ही आपको स्पष्ट होता होगा कि इसमें 2 भाग हैं। पहला भाग राष्ट्रीय आंदोलन तथा दूसरा भाग भारत का संविधान। राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, देश की स्वतंत्रता के लिए हमने जो राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया अपने आज़ादी प्राप्ति के लिए, वह भाग राष्ट्रीय आंदोलन का भाग है। और जब हम स्वतंत्र हुए तो किसी भी देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। उस देश की शासन प्रशासन समस्त जो व्यवस्था होती है उस संविधान के आधार पर संचालित होता है। तो जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो 1947 में आज़ाद होने से पहले 1946 में नवंबर 1946 में हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन किया गया और उसकी प्रक्रिया पहले से थी, लेकिन उस संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। तो इस रूप में हम राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारत का संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। यद्यपि हमारे संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश उसे लागू जो किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो यह मुख्य रूप से हमारे संविधान की व्यवस्था है। अब इस राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारत के संविधान के अंतर्गत 4
इकाइयों की यूनिट में उसको विभाजित किया गया है और पहले यूनिट में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। तो यदि हम देखें तो प्रथम इकाई के अंतर्गत पहला जो हम लोगों का चैप्टर है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण। ये हम लोगों का प्रथम चैप्टर है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कब होता है। यह निश्चित समय में तो नहीं हुआ था, ये कई कारणों से समय समय पर देश में ऐसी परिस्थितियां बनती गई और भारत के लोगों के अंतर्गत राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना जागृत होती गई और उसके आधार पर राष्ट्रीय आंदोलनों का संचालन धीरे धीरे होता गया। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम देखें तो प्रक्रिया की शुरुआत 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद होता है, लेकिन व्यवस्थित रूप से यदि देखें जो संपूर्ण भारत में संचालित होता है उस प्रक्रिया की शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और वहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन होता है। तो 28 दिसंबर 1885 की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो दूसरा चैप्टर हमारा वही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमने अभी आपको बताया कि 28 दिसंबर 1885 को होती है। मुख्य रूप से हमने जो राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया वो 1885 के बाद संपूर्ण भारत में होता है। उससे पूर्व विभिन्न क्षेत्रों में होता था और जो अपनी अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर हम ब्रिटिश सरकार का विरोध करते थे, लेकिन संपूर्ण भारतीय एक समस्या को लेकर हमने उसका विरोध नहीं किया। उसी के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है। तो 1885 से लेकर 1947 देश की आज़ादी तक की व्यवस्था को यदि हम देखें तो 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। वो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है 1885 से लेकर 1905 तक, जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उदारवादी आंदोलन कहते हैं। उदारवादियों के द्वारा देश में, क्योंकि प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं थी, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया की व्यवस्था थी। लेकिन हमने देखा कि 1885 से 1905 के बीच कांग्रेस के द्वारा जो सामान्य मांगे भी की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसे पूरा नहीं किया गया, जिससे कांग्रेस के अंदर जो युवा नेता थे उनके द्वारा यह मांग की गई कि अब हमारी जो प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन करना चाहिए, अर्थात अब हमें कुछ संघर्ष की नीति अपनानी चाहिए। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें तो 1906 से लेकर 1919 तक की व्यवस्था में क्या होता है कि 1906 से 1919 तक कांग्रेस का जो नेतृत्व था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य रूप से उसका नेतृत्व उग्रवादियों के द्वारा,
उग्रवादी आंदोलन जिसका मुख्य संचालनकर्ता जो थे वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। मुख्य रूप से यदि हम देखें तो तीन लोगों को, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो एक फिर 1920 से लेकर 1947 अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो संचालन था वो किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। इसलिए इस काल को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। क्योंकि 1920 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमेशा महात्मा गांधी के इर्द गिर्द घूमता रहा, इसलिए हम उसे गांधी युग के नाम से जानते हैं। लेकिन समान रूप से देखें तो 1906 से लेकर 1947 तक इन आंदोलनों के साथ साथ पैरेलल एक भारत में लगातार आंदोलन चलता रहा और उस आंदोलन को यदि हम देखें तो कहा जाता है क्रांतिकारी आंदोलन। तो उदारवादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन और इसके अंतर्गत एक और आता है क्रांतिकारी आंदोलन। उग्रवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन दोनों का उद्देश्य लगभग एक था, भारत के स्वराज की प्राप्ति। ऐसे तो भारत में सबसे पहले स्वाधीनता की मांग भी क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व यदि हम देखें तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र, बारिंद्र कुमार घोष आदि जैसे नेताओं के द्वारा किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत हमें तीन आंदोलनों को पढ़ना है, उदारवादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। अब तीसरा जो हम लोगों का चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन, उसके अंतर्गत हमें महात्मा गांधी के द्वारा देश की आज़ादी के लिए, देश के स्वाधीनता के लिए जिन आंदोलनों का उल्लेख किया गया है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, आप जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और लगभग 1915 के करीब महात्मा गांधी दक्षिण भारत में एक सफल आंदोलन का संचालन करके भारत आते हैं। वे भारत आने के बाद भारतीयों से यह अनुरोध किया कि भारतीयों को अधिक से अधिक ब्रिटिश सरकार की सहयोग करना चाहिए। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त होता है तो अंग्रेजों के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था भारतीयों को, वह आश्वासन पूरा नहीं किया जाता है, बल्कि उसके बदले यदि हम देखें तो रॉलेट एक्ट जैसे काला कानून, इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर समिति और खिलाफत आंदोलन जैसी व्यवस्थाएं संचालित होती है और उसी के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का संचालन किया जाता है। लेकिन एक नरसंहार के कारण जो चौरी चौरा में हुआ था गोरखपुर के पास, उसके कारण महात्मा गांधी ने
12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। इसके बाद 1927-28 में भारत में साइमन कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट की व्यवस्था के आधार पर विरोध किया गया और महात्मा गांधी के द्वारा दूसरा जो आंदोलन संचालित किया गया वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में एक और आंदोलन जो महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन था, उसको शुरुआत करने से पहले महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। उसके बाद उन्होंने उस आंदोलन को संचालित किया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन के तहत महात्मा गांधी के इन 3 आंदोलनों का भी हमें अध्ययन करना है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जो चौथा प्रथम इकाई के अंतर्गत हमको चैप्टर का अध्ययन करना है वह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्योंकि हमारे संविधान सभा का निर्माण 9 दिसंबर 1946 को होता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। उस समय हमारे संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसको एक शुरुआत केवल कह सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से प्रक्रिया का यदि हम संचालन देखें तो जब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है। तो यह कहा गया कि यदि देश आज़ाद होता है तो यहाँ की शासन व्यवस्था कैसे संचालित हो, तो उसी का उल्लेख भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत किया गया और यह व्यवस्था की गई कि जब तक भारत के नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक देश की समस्त शासन व्यवस्था का संचालन अपनी व्यवस्था के अनुसार 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर संचालित किया जाएगा। उसका उल्लेख इसी भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। या हमें प्रथम इकाई के अंतर्गत इसका अध्ययन करना है। अब हमारा द्वितीय इकाई के भाग की शुरुआत अब यदि हम देखें तो हमारे सिलेबस का जो दूसरा पार्ट है, हमारे पेपर का जो नाम है उसका दूसरा भाग भारत का संविधान। तो उसके अंतर्गत यदि हम देखें तो नंबर जो 5 है भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसके स्रोत। हमारे भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण हुआ
तो उस समय एक देश की जनसंख्या के आधार पर यह निश्चित किया गया कि संविधान सभा में जो कुल सदस्य होंगे वो 389, क्योंकि लगभग एक उम्मीद की गई थी कि लगभग 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाएगा। तो उस रूप पर 389 निर्धारित की। उस 389 के अंतर्गत हम देखें तो क्योंकि भारत दो भाग में था, एक जहां ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से शासन करती थी और दूसरा जहां ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि के रूप में जो देसी राजा थे उनके द्वारा शासन किया जाता था। उस भाग को हम देसी रियासत कहते हैं। तो जो ब्रिटिश भारत के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन संचालित किए जाते थे उनके सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 292। आज हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत दो तरह के राज्यों की व्यवस्था की गई है। एक राज्य जो पूर्ण राज्य है, जो अपनी व्यवस्था स्वयं संचालित करते हैं, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। तो अंग्रेजों के समय भी उस तरह के राज्यों की व्यवस्था की गई थी। उस राज्यों से भी हमारे संविधान सभा के अंतर्गत 4 सदस्य लिए गए थे और इसके अतिरिक्त 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों से लिए गए थे। तो इन सारी व्यवस्थाओं के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या 389। उस समय के यदि संघ शासित प्रदेश के रूप में यदि देखें तो 4 जो थे, आज का, उस समय भी, आज भी केंद्र शासित प्रदेश है और उस समय भी था, उसका नाम है दिल्ली। दूसरा कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता है। तीसरा क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान का भाग है, और चौथा था बलूचिस्तान जो कि अब पाकिस्तान का भाग है। तो इस तरह से 389 संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वह निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त हमारा संविधान मौलिक संविधान नहीं, अर्थात हमने एक व्यवहारिक संविधान निर्माण करने का प्रयास किया। तो उस आधार पर जो भी अच्छी चीज़ें विश्व के अन्य संविधान में हमें दिखाई दी उनको हम अपने में शामिल करने का प्रयास किया। जैसे ब्रिटेन से हमने लिया संसदीय व्यवस्था और अन्य बहुत सारी व्यवस्थाएं। इसके बाद यदि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, जैसे हमारे मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, इसका उल्लेख किया गया। इसके बाद आयरलैंड के संविधान से हमने लिया। आयरलैंड के संविधान से जो संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लिया गया। राष्ट्रपति निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको हमने लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, फ्रांस के संविधान से मूल कर्तव्य, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया संविधान संशोधन प्रक्रिया, नहीं, फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रीय व्यवस्था लिया और रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्य की व्यवस्था की। तो ये समस्त व्यवस्था, इसको हम स्रोत मानते हैं और ज़्यादातर जो भाग हमारे संविधान के अंतर्गत है वह 1935 के भारत शासन अधिनियम के व्यवस्था से लिया गया है। इसके अंतर्गत जो अगला हमारा चैप्टर आता है वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, आप किसी भी संविधान के उस 5 या 6 लाइन के प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो उस संविधान का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, यह हमें स्पष्ट हो जाता है। तो हमारे संविधान की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग। इस भारत को क्या करना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने उद्देश्य से। तो यह उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता के
न्याय की, इसके बाद समानता की, बंधुत्व की, तमाम चीज़ों का उल्लेख हमारे प्रस्तावना के अंतर्गत किया जाता है, जिसका उल्लेख हम जब आपको आगे चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो संविधान की प्रस्तावना से ही हमारे संविधान के उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं। सातवां है संविधान की विशेषताएं। हमारे संविधान की क्या क्या विशेषता है, इन सारे चीज़ों का कि हमारा संविधान लिखित और निर्मित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, यह कठोर एवं लचीला दोनों की व्यवस्था इसमें आधारित है, यह संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण इसमें पाया जाता है। ऐसे तमाम विशेषताएं हमारे संविधान के अंतर्गत उसकी उल्लेख किया गया है, जिसका हम अध्ययन आगे करेंगे। आठवां जो है वो है मौलिक अधिकार। हमारे द्वितीय इकाई के तहत जो आठवां चैप्टर है वो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के संबंध में कहा जाता है कि वह अधिकार जो एक व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, अर्थात राज्य के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है और कि हम आपको इन स्वतंत्रताओं का अधिकार देते हैं जिनका आप निर्वहन कर सकते हैं, और यदि राज्य के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाता है तब हम क्या करेंगे, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अर्थात मौलिक अधिकार को वैधानिक शक्ति प्राप्त है, हम न्यायालय से उसकी रक्षा करा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। सातवां है नौवां राज्य नीति के निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार का भी उद्देश्य व्यक्ति का कल्याण होता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी उद्देश्य व्यक्ति का कल्याण है। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। दोनों का उद्देश्य एक है, लेकिन इनमें अंतर यह है कि यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जिन विषयों को शामिल किया गया है, यदि उन उद्देश्यों को राज्य के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तब क्या करें, हम उसके लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। अर्थात न्यायालय राज्य को बाध्य नहीं कर सकता है कि आप इन उद्देश्यों की पूर्ति करें। लेकिन यदि राज्य के द्वारा मौलिक अधिकारों को पूरा नहीं किया जाता है, उसका हनन किया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में न्यायालय राज्य को प्रतिबंधित कर सकता है कि आप यह कार्य नहीं कर सकते। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसी के अंतर्गत एक और चैप्टर जोड़ा गया, वो था मूल कर्तव्य। जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत किया गया। उसमें 10 विषयों को शामिल किया गया था। इसके शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि आप एक राष्ट्र के नागरिक, तो राष्ट्र के नागरिक होने के नाते यदि आप किसी अधिकार की मांग करते हैं, तो उस अधिकार की व्यवस्था के साथ साथ उस राष्ट्र के नागरिक होने के नाते उस राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य बनता है। तो उस कर्तव्य को उसमें शामिल किया गया कि आप भारतीय संविधान का, राष्ट्रीय जो भी चिन्ह है, राष्ट्रगान का आप सम्मान करेंगे। इसके बाद विश्व बंधुत्व, भ्रातृत्व आदि की व्यवस्था का उल्लेख उसके अंतर्गत किया जाता है। हम आगे अध्ययन करेंगे।
इसके बाद जो 10वां चैप्टर है वो है संघीय शासन व्यवस्था। हमने आपको भी बताया कि भारत का जो संविधान है उसको न तो हम पूर्ण रूप से संघात्मक कहते हैं और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक कहते हैं, क्योंकि संघात्मक संविधान के भी अपने लक्षण होते हैं और एकात्मक संविधान के भी लक्षण। लेकिन भारत ऐसा देश है जिसमें संघात्मक के भी लक्षण पाए जाते हैं और एकात्मक के भी लक्षण पाए जाते हैं। इसका उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। और इसके अंतर्गत जो 11वां चैप्टर है वो है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। क्योंकि हमारे व्यवस्था में यदि देखें तो हमने आपको भी बताया कि हमारे संविधान में संघात्मक और व्यवस्था एकात्मक दोनों का लक्षण पाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर भाग हम देखें तो हमारे संविधान के अंतर्गत एकात्मक के लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जब भारत के संविधान का निर्माण किया तो उनको भारत की एकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। इसीलिए आप जब देखेंगे कि हमारे यहाँ जो विषयों का बंटवारा किया गया है संविधान के अंतर्गत, उसमें 97 विषय संघ सूची के अंतर्गत रखे गए हैं और 66 विषय राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए थे और 47 विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए। संघ सूची पर संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची पर विधानमंडल कानून बनाएगा और समवर्ती सूची पर दोनों द्वारा कानून बनाए जाएंगे। लेकिन बाद में फिर परिवर्तन होता है और राज्य सूची के विषयों को घटाकर 61 कर दिया जाता है और राज्य सूची के कुछ विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया जाता है। तो प्रशासन व्यवस्थापिका के आधार पर दोनों के संबंध, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर दोनों के संबंध और वित्तीय क्षेत्र में दोनों के संबंधों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। अब तृतीय इकाई, तृतीय इकाई के अंतर्गत हम संघ अर्थात केंद्र के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, तथा प्रधानमंत्री। अब संघीय कार्यपालिका के अंदर क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसको संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिका होती है। एक संवैधानिक, तो संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई और एक वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की व्यवस्था की। तो इसके अंतर्गत यह होता है कि हमारे संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होता है, लेकिन उसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके साथ साथ जो अगला चैप्टर है हमको अध्ययन करना वो है भारतीय संसद।
भारतीय संसद के दो मुख्य रूप से अंग तो तीन माने जाते हैं जो संसद के निर्माण की प्रक्रिया है, क्योंकि संसद की निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण जो होती है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो भारतीय संसद के अंग माने जाते हैं वो दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। ये जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, इसे हम लोकप्रिय सदन कहते हैं। दूसरा क्या, राज्यसभा, इसे उच्च सदन भी कहते हैं और इसके सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा, और विधानमंडल में विधान परिषद नहीं बल्कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। 14 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। हमने अभी आपको बताया कि भारत की व्यवस्था के अंतर्गत संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन फिर भी संघात्मक व्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य की व्यवस्था है, राज्य की सरकारें बनती है। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की हमारे यहाँ व्यवस्था की, ताकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में कोई तकरार होता है या यदि केंद्र और राज्य के बीच कोई तकरार होता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, दो राज्यों के परस्पर कोई विवाद होता है, तो वैसे विवादों के निपटारे के लिए हमारे न्यायिक व्यवस्था के सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो यह तृतीय इकाई के अंतर्गत हमें संघीय कार्यपालिका, भारतीय संसद और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करना है। इसके बाद अंतिम जो हमारी इकाई है वह है चतुर्थ इकाई। इसके अंतर्गत हमें राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री। राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, राज्य में वह केंद्र का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्य विधानमंडल का उसमें कोई अधिकार नहीं होता। और इसके बाद क्योंकि जिस तरह से संघ की कार्यपालिका शक्तियों का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, उसी तरह से राज्य कार्यपालिका का संचालन राज्यपाल के नाम से किया जाता है। तो राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। राज्य विधानमंडल, विधानसभा तथा विधान परिषद।
राज्य विधानमंडल के दो भाग हैं, दो अंग हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रपति जिस तरह से संसद का अंग होता है, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल भी विधानमंडल का अंग होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो वर्तमान में 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं पाया जाता है। केवल भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। वो राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद की व्यवस्था थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर के राज्य की मान्यता समाप्त करके उसको 2 भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब से वहाँ विधान परिषद की व्यवस्था समाप्त हो गई। और शेष इन 6 के बाद जो शेष 22 राज्य हैं, उन 22 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। वहाँ विधानमंडल केवल एक सदनात्मक है और वह एक सदन के रूप में कौन सी कार्य करती है? विधानसभा। अर्थात हर प्रक्रिया का संचालन विधानसभा और राज्यपाल ने करते हैं। अब 17 यह है राज्य उच्च न्यायालय। राज्य उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है, क्योंकि हमारा देश एक विशाल देश है। वैसी परिस्थिति में एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समस्त दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के अधीन प्रत्येक राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन हमारे संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। यही कारण है कि भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो है 24। और अंतिम जो हमारा चैप्टर है वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज महात्मा गांधी का एक सपना था। यदि महात्मा गांधी हमारे संविधान के बनते समय तक यदि जीवित रहते तो पंचायती राज व्यवस्था हमारे मूल संविधान का भाग होता। लेकिन भाग्य मानिए दुर्भाग्य मानिए, यह हमारे संविधान का मूल रूप नहीं बन सका, क्योंकि जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था तो की गई कि राज्य अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बाध्य नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि आगे चलकर हम विशेष रूप से इस पर अध्ययन करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया जाता है। 1992 में किया जाता है, 93 में लागू होता है। तो लागू करके इसे संविधान का भाग बनाया जाता है और हमारे संविधान में शामिल हो जाता है, जिसके आधार पर 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय क्षेत्रों में
नगर निकाय की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से यह संपूर्ण हमारे संविधान जो सेकेंड पेपर है बीए भाग 1 का पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पेपर, राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारत का संविधान, उसका पूरा सिलेबस ये है।